नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैंने पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा कमर्शियल सह टिकट क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है रैंकर कोटा की, उसके बारे में पिछला वीडियो बनाया था। उसको और सरल करते हुए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो आपको मैं यहाँ पर यह बताने जा रहा हूँ कि इसके बारे में क्या निकला हुआ है। यह बिल्कुल हिंदी में है और आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आगे जाकर आपको इस फर्म को ई कार्मिक से या जिनका ई कार्मिक पर नहीं है, जो ई कार्मिक पर नहीं है कर्मचारी, उनका क्रोम ब्राउज़र द्वारा कैसे फॉर्म को भरेंगे इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह जानकारी हो सके। लास्ट में मैं आपको सिलेबस कुछ नोट किया हूं मैं अपने तरफ से, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा जी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और भविष्य में मैं आपको सभी टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैकेंसी निकली हुई है पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल बीसीटी डिवीज़न से निकला हुआ है। वाणिज्य विभाग के अंतर ये बहाली की जाएगी। पद का नाम है इसमें कमर्शियल सह टिकट क्लर्क के पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 23 मार्च को विज्ञापन जारी हुआ है। आगे देख लेते हैं। संस्था का नाम है मुंबई सेंट्रल मंडल पश्चिम रेलवे, अपना रेलवे से निकला हुआ है, मुंबई सेंट्रल डिवीज़न से। रैंकर कोटा के लिए रैंकर कोटा द्वारा बहाली की जाएगी। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या, इसके लिए विज्ञापन संख्या है या नोटिफिकेशन नंबर समझिए, यह है E/C/1025/01 CTCC वॉल्यूम 1, यह नोटिफिकेशन नंबर समझिए, या इसे आप विज्ञापन नंबर समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है कमर्शियल सह टिकट क्लर्क। यहाँ पर लिख लीजिए TCCC, जिसका ग्रेड पे रहेगा 2000 और लेवल 3 के अंतर्गत इसकी बहाली होगी। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 64 है, 64 है कुल पदों की संख्या। आगे देख लेते हैं पदों का बंटवारा कैसे किया गया है। यहाँ पर सामान्य कोटि के, जनरल कोटि, ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 49 पद है, 49 पद है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 10 पद आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट के लिए 10 पद आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 5 पद आरक्षित है। एसटी के लिए 5 पद है, जिनमें से ध्यान से देखिए, इस बात को ध्यान से देख लीजिए, जिसमें से क्रम संख्या 4, 12, 17, 24, 30, 38, 44, 50, 57, 64 पर अनुसूचित जाति के आवेदकों की नियुक्ति होगी। अर्थात पहला नंबर पर ओपन कैटेगरी का आया, पहले क्रम नंबर पर उनकी बहाली हो जाएगी। दूसरे क्रम संख्या पर ओपन कैटेगरी का, तीसरे क्रम संख्या पर ओपन कैटेगरी का, चौथा क्रम आएगा वहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वहाँ पर उसकी पोस्टिंग की जाएगी। और जैसे ऐसे ही 8वें नंबर आएगा तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है 4, 12, जैसे 4 उसके बाद 12 क्रम आएगा वहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को की पोस्टिंग की जाएगी। जैसे 17 आएगा क्रम संख्या, वहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की पोस्टिंग की जाएगी। आगे देख लेते हैं। जबकि क्रम संख्या 8, क्रमांक 8, 20, 34, 47 और 60 पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की
नियुक्ति की जाएगी। जैसे 8वां क्रमांक आएगा सीरियल में, वैसे उनकी 8वें नंबर पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वहाँ पर पोस्टिंग की जाएगी। 20वें नंबर पर की जाएगी, 34वें नंबर पर की जाएगी, 47वें नंबर पर की जाएगी, 60वें नंबर पर की जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर इनके लिए 15 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 15 पद आरक्षित है। आगे देख लेते हैं योग्यता क्या चाहिए। आवेदक को रेलवे के परिचालन, ध्यान से देख लीजिए, आवेदक को रेलवे के परिचालन तथा वाणिज्य विभाग के लेवल 1 या लेवल 2 में दिनांक 23/3/2022 तक न्यूनतम 2 साल की नियमित रूप से सर्विस किया होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम सर्विस चाहिए। कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन रैंकर कोटा द्वारा, जिसको 33.33% बोलते हैं, द्वारा वस्तुनिष्ठ टाइप परीक्षा होगा। उसी के द्वारा आपको नियुक्ति होगा। आगे देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा OMR सीट, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है। वहाँ पर आपको गोला या स्क्वायर दिया रहेगा, कोई एक रहेगा, उसको सही विकल्प का कलर करना रहेगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 है तो उसके लिए 4 गोला दिए रहेंगे, क ख ग घ। उसमें से एक आपका जो सही है, मान लीजिए ख सही है तो ख को पेन से गोला को कलर करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं OMR सीट। OMR सीट पर आपको आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, हो सके आपको वह सही हो जाए, आपको वह सिलेक्शन करा दे। तो सभी क्वेश्चन को बनाना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आगे देख लेते हैं। इसमें निगेटिव अंक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है आंसर उसका क्वेश्चन का, तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है यहाँ पर। आवेदन करने का तरीका, यह ध्यान से देख लीजिए। आवेदन करने का तरीका है, आपको ई-कार्मिक BCT के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदक, जो कर्मचारी हमारे ई-कार्मिक पर नहीं हैं, जैसे वर्कशॉप वाले, लोअर पर के वर्कशॉप वाले कर्मचारी हैं, उनका सैलरी ई-कार्मिक द्वारा या उनका कोई भी डिटेल्स ई-कार्मिक पर नहीं है, उनको गूगल क्रोम ब्राउज़र द्वारा इस वेबसाइट का दिया है एड्रेस http://203.153.19/BCT ई-कार्मिक को टाइप करके सर्च करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ई-कार्मिक खुल जाएगा। वहाँ से उनका फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। वहाँ पर एक OTP आता है, उसके पश्चात ही OTP डालने के बाद ही लॉगिन होता है और फॉर्म खुलता है। तो मैं इसका समाधान ऐसा सोचा हूँ कि अगर आप दूसरे का, किसी का मोबाइल ले लीजिए जिसका ई-कार्मिक में लॉगिन है, ई-कार्मिक पर जो कर्मचारी है उसके मोबाइल से आप लॉगिन कर लीजिए और OTP आएगा, OTP से भरकर आप लॉगिन कर लीजिए और अपना फॉर्म भर दीजिए। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने के पश्चात एक बार आप ऑफिस से जाकर जरूर पता कर लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, यह जाकर जरूर DRM ऑफिस से पता कर लीजिए। तो साथियों, आगे देख लेते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, दोनों तरीके से बताऊंगा। ई-कार्मिक पर कैसे भरेंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र से कैसे भरेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक, मैं ज़रूर बताऊंगा और सिलेबस भी बताने वाला हूं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 अप्रैल 2022। इसके पहले जल्दी से जल्दी आप आवेदन करना है और पढ़ाई भी शुरू कर देना है ताकि आपकी
सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, इसके अगले चरण में हम फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप आगे तक बने रहिए इस वीडियो में। साथियों, मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाने जा रहा हूं, आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पर आया हूं, मोबाइल के ई कार्मिक को खोलूँगा। यहाँ पर देखिए ई कार्मिक BCT 2.0 है, इसको खोलना है। ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, इसी को खोलना है। ई कार्मिक BCT पहले था, इसका लेटेस्ट वर्जन आया है ई कार्मिक BCT 2.0, इसको खोलना है। तो सबसे पहले हम इसको टच करेंगे। टच किया, ऐसा हमारा खुल जाएगा। देखिए मेरा उसमें नाम लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, पूरा लिखा हुआ डिटेल्स आएगा। यहाँ पर सर्विस ट्रैफिक लोअर परेल में हूँ, तो पूरा मेरा डिटेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आ गया। आपका भी ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, अप्लाई फॉर नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अप्लाई फॉर नोटिफिकेशन, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें आपको अप्लाई करना है, किसमें? टेम्पोररी नोटिफिकेशन में। आपको टेम्पोररी नोटिफिकेशन में आना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई टेम्पोररी नोटिफिकेशन ये है टेम्पोररी नोटिफिकेशन। इसके ऊपर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ये देखिए। इस पर मैं टच करूँगा, इस पर टच कर रहा हूँ। ये देखिए खुल गया। एक दो बार टच करिएगा अगर नहीं खुलता है तो, क्योंकि स्लो रहता है ई कार्मिक का साइट। देखिए इसमें आइएगा तो सबसे ऊपर में ये देखिए 1 नंबर पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, जो वैकेंसी निकला हुआ है CCTC का। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है E/C/1025/01 CCTC वॉल्यूम 1, ये निकला हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या करना है। इसको अब अप्लाई नाउ यहाँ पर करेंगे, जो अप्लाई नाउ लिखा है इस पर टच करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। देखिए पूरा इंटरफेस खुल गया। आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो कमलेश कुमार सिंह, मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री दे रहा है, अगर कोई मैं फॉर्म भरा हूँ तो। नहीं तो देखिए ये जो फॉर्म भरना है उसके बारे में इधर आ गया है नंबर E/C/2025/01 CCTC। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से आ गया है, मतलब आप उसी फॉर्म को भर रहे हैं CCTC वाला। इससे आप कन्फर्म हो गया। अब इस पोर्शन में ये जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये पोर्शन आपको कुछ नहीं भरना है, यह पहले से ही भरा हुआ आता है। आप देख रहे हैं ये पहले से भरा हुआ आ रहा है, इसमें कुछ आपको नहीं भरना है। यहाँ तक नहीं भरना है, यहाँ तक कुछ नहीं भरना है, आपको नहीं भरना है। ये भरा हुआ आता है, ये पोर्शन आपको भरना है। यहाँ से अब आपको भरना शुरू करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको डेजिनेशन भरना है, यहाँ पर डेजिनेशन भरना है। इस कॉलम में लिखा हुआ है डेजिनेशन। यहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट पर यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर तो ये खुल जाएगा। आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे ट्रैफिक से हैं तो आप ट्रैफिक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ट्रैफिक आ गया। यहाँ पर देखिए एरो टाइप का बना हुआ है, इस पर टच करेंगे। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर टच करेंगे। वर्किंग अंडर, आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन का यहाँ पर वर्किंग अंडर हो जाएगा, SS हो जाएगा उस स्टेशन का, स्टेशन सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पर SS लिख दीजिए, SS। अगर लोअर परेल में है तो परेल लिख दीजिए, परेल लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डेजिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑथोरिटी विद स्टेशन। अगर आपका कंट्रोलिंग, जैसे हम स्टेशन मास्टर हैं तो मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है सीनियर DOM, और स्टेशन में लिख दूंगा मुंबई सेंट्रल। तो ऐसे ही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर पॉइंट्समैन है तो मेरे हिसाब से एओम होना चाहिए, और उसका ऑफिस कहाँ है, DRM ऑफिस मुंबई सेंट्रल में जैसे है तो यहाँ मुंबई सेंट्रल भर देंगे, एओम मुंबई सेंट्रल मेरे हिसाब से। आगे देखिए इसमें
यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर, अगर डाउट है तो इसके बारे में पूछ लीजिए किसी से, कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है मेरा। आपने यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर और उसका स्टेशन भर दिया, तो आगे भरना है आपको सिलेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बिल यूनिट नंबर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जो ऐसा चिन्ह बनाया हुआ है नीचे की तरफ ड्रॉप बॉक्स का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरा पेबिल यूनिट खुल जाएगा। जी कहाँ, किस पेबिल यूनिट से हमारा सैलरी बनता है उसको टच करके यहाँ पर जो गोल दिख रहा है, यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट का है आपका, यहाँ पर टच करेंगे तो वहाँ पर चला जाएगा। जैसे मैं टच करके दिखा देता हूँ, इस टच करके आपको दिखा रहा हूँ। आगे यहाँ पर ऐसे भर देंगे, देखिए आगे यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक पे भरना है, बेसिक पे कितना है भर दीजिए। यहाँ पर बेसिक पे, सॉरी यहाँ पर भरना है, इस बॉक्स में भरना है आपको, बेसिक पे भर दीजिए। सेलेक्ट ग्रे पेड, मतलब यहाँ पर ग्रेड पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट ग्रेड पे, तो यहाँ इस ड्रॉप बॉक्स के साइन पर आप क्लिक करिएगा तो आपका ग्रेड पे खुल जाएगा। ऐसे आप जिस ग्रेड पे में है, जैसे आप 1800 में है तो यहाँ पर टच कर दीजिए, 1800 आ गया। देखिए यहाँ पर 1800 आ गया यहाँ पर, देखिए। अब देखिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर फिर टच करेंगे लेवल सेलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमारा कौन से लेवल में हूँ, जैसे लेवल 1 में हूँ, लेवल 1 आ गया हमारा। योर ब्रांच ऑफिसर, आपका ब्रांच ऑफिसर कौन सा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा, देखिए एओम आएगा, लिखा हुआ आएगा ब्रांच ऑफिसर के बारे में, यहाँ पर लिखा आएगा। नहीं है तो सीनियर डीएम होगा, अगर ऑपरेटिंग है तो सीनियर डीएम होगा, अगर कमर्शियल का है तो सीनियर डीसीएम का नाम दिया है यहाँ पर, तो सीनियर डीसीएम कमर्शियल वाला ले लेंगे। अगर ट्रैफिक से हैं तो सीनियर डीएम ले लेंगे, ये वाला यहाँ पर है सीनियर डीएम, सीनियर डीएम, ट्रैफिक वाला सीनियर डीएम ले सकते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भरना है, भर दीजिए यहाँ पर। डेट ऑफ टेम्प्रोरी स्टेटस, टीएस का मीनिंग है टेम्प्रोरी स्टेटस, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें लाल स्टार नहीं लगा हुआ है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमारा आपका जो स्टेटस है टेम्प्रोरी है नहीं। आगे देख लेते हैं डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, इसमें भी छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार मार्क है, इसको भरना ज़रूरी रहता है, स्टार मार्क वाला, ये देखिए स्टार मार्क को भरना ज़रूरी रहता है। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, ये भरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम आपका टेम्प्रोरी स्टेटस नहीं है और रेगुलराइजेशन का डेट भी नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं वेदर SC ST, ये देखिए वेदर SC ST, तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स पर इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, ये खुल जाएगा। आप जनरल हैं कि ये असल में आपको जनरल टिक करना है, जनरल है तो जनरल कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट हैं तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, जो भी हैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे आ गया। इफ़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अटैच कास्ट सर्टिफिकेट, आपको पहले से कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींचकर PDF बना कर रखना है, उसको यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो आपका खुल जाएगा। ये मेरा पूरा फाइल खुल गया, कहाँ पर रखा हूँ उसको मैं टच करके सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कोई भी यहाँ पर टच करूँगा तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको टच करके सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर चूज फाइल जहाँ लिखा है, पहले से आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींच कर रखिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ही देना है कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर ध्यान रखिए। उसके बाद आगे आइए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ भरना है। आप किस क्लास तक पढ़े हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। 12 पास, 10th पास, यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर 10th या जो भी लिखना है यहाँ पर 10th लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, 10th लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 10th लिख दीजिए यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट,
आपको यहाँ पर मार्कशीट का अटेस्टेड कॉपी अटैच करना है। इसके लिए आप क्या करिए, मार्कशीट को फ़ोटो स्टेट करके उस पर अटेस्टेड कराकर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर PDF बना कर रखिए। यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। हो गया। उसके बाद लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन पास, अगर आप पॉइंट्समैन में है तो आपको मेडिकल हुआ रहेगा, उसका एक कॉपी जो मिलता है उसको आप फ़ोटो खींचकर उसका PDF बनाकर यहाँ पर चूज फाइल पर करके अटैच कर दीजिए। उसके आगे देख लेते हैं, वेदर एनी DR विजिलेंस केस पेंडिंग, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर नो कर दीजिए। आपके पास VR कोई DR नहीं चल रहा है, चार्जशीट नहीं है तो नो कर दीजिए। आगे चलते हैं, ऐसे कर देंगे। आगे यहाँ पर सेव रिपोर्ट कर देंगे। सेव रिपोर्ट करेंगे तो हमारा रिपोर्ट ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा ये फॉर्म दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको आएगा नीचे में सबमिट का, आप सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पहले सेव ड्राफ्ट करना है, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट है तो आपका सेव हो जाएगा। फिर आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आएगा, उसमें नीचे आइएगा, आप स्क्रॉल करके नीचे तो आपको सबमिट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए मैसेज आ जाएगा। तो ये रहा ई-कार्मिक द्वारा भरने का तरीका। अब आगे देख लेते हैं, जिसके पास ई-कार्मिक की सुविधा नहीं है वो कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्रोम ब्राउज़र से कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं आगे बताने। साथियों, जिसके पास ई-कार्मिक की सुविधा नहीं है, जो ई-कार्मिक पर नहीं है, वे क्रोम ब्राउज़र से मेरे अनुसार फॉर्म भरेंगे। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र से कैसे भरेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अपने मोबाइल पर हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर है, इसको हम खोलेंगे। खोल दिया। इसमें सर्च बार है, ये सर्च बार में हम टाइप करेंगे। ध्यान से देखिए, $203.150.190/BCT इतना भी टाइप करके हम सर्च कर देंगे। तो देखिए, हमारा ई-कार्मिक खुल गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ई-कार्मिक BCT डिवीज़न लिखा है, खुल गया है यहाँ पर। अब आइए आगे कैसे यहाँ पर भरेंगे फॉर्म को। ध्यान से देखिए, ये 3 लाइन है, 3 लाइन एक कॉर्नर पर देख रहे हैं, 3 लाइन। यहाँ पर टच करेंगे तो आपको ऐसा खुल जाएगा। होम आ जाएगा, ऊपर होम है, एडमिन सेक्शन, लॉगिन, बिल इंचार्ज, डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, अप्लाई नाउ। ये देखिए, अप्लाई नाउ, हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो हम अप्लाई नाउ में जाएंगे। अप्लाई नाउ में यहाँ पर देखिए, ध्यान से यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए, एक है रेगुलर नोटिफिकेशन ऊपर में, हमको टेम्प्रोरी नोटिफिकेशन में जाना है। अब तो मैं अब टेम्प्रोरी नोटिफिकेशन में क्लिक करूँगा तो मेरा ऐसा खुल गया। देखिए, ई-कार्मिक जैसे खुल गया। इसमें अब आपको जो जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर निकला हुआ है। यहाँ पर तो हमारा पहला नंबर है, ये अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, E/C 102501CC ये है पहला वाला। ध्यान से देख लेंगे क्योंकि बाद में सीरियल भी चेंज हो जाता है, इसका सीरियल 2 पर भी चला जाता है, तो ध्यान से देख लेंगे। E/C 102501CC लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा है तो उसी अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब इस पर हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखते हैं, क्लिक किया तो ऐसे खुल जाएगा। देखिए, आपका लिखा हुआ है हेलो कमलेश कुमार सिंह, मेरा नाम लिखा हुआ, सर्विस टाइप डेजिनेशन लिखा हुआ है, स्टेशन मास्टर, डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स स्टेशन आ गया, पूरा आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आ रहा है।
इसको देखिए, आप नीचे आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए आप। लेकिन अगर आप, मेरा लॉगिन पहले से था, अगर आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो आपको एक मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए OTP आएगा। जिसका ई-कार्मी पर रजिस्टर्ड नहीं है उसका मोबाइल नंबर डालने पर बताएगा नॉट रजिस्टर्ड। तो आप किसी दूसरे फ्रेंड का या दूसरे रेलवे कर्मचारी का लेकर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके आप यहाँ पर भर सकते हैं। लॉगिन करके ऐसा फॉर्म खुल जाएगा आपका, ये देखिए खुल जाएगा फॉर्म, यहाँ पर नीचे खुलेगा, यहाँ फॉर्म खुल जाएगा ऐसा। देखिए ये पूरा फॉर्म खुल रहा है एप्लीकेशन के लिए। ये पूरा, इसको भरना नहीं है आपको, आगे देख लेते हैं। ये आपको भरना नहीं है, यहाँ तक कुछ भी नहीं भरना है आपको, ये भरा हुआ आता है। आगे देख लेते हैं, आगे भरना है सेम जो फॉर्म निकला था, डेजिग्नेशन यहाँ भरना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट भरना है, ये ड्रॉप बॉक्स को करके वर्किंग अंडर भरना है, यहाँ पर डेजिग्नेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद स्टेशन भरना है, पेबिल यूनिट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, बेसिक पे लिखना है, ग्रेड पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, लेवल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्रांच ऑफिसर सेलेक्ट कर लेना है, इसमें यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ TS मीन्स हो जाए टेम्प्रोरी स्टेटस। तो आपको कोई टेम्प्रोरी स्टेटस नहीं है, छोड़ देना है इसको। डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, अगर जिसका टेम्प्रोरी स्टेटस रहता है उसका डेट ऑफ कब उसको परमानेंट किया गया उसको बोलते हैं डेट ऑफ रेगुलराइजेशन। तो यहाँ पर लिखना नहीं है। उधर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अगर हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, शेड्यूल कास्ट हैं तो यहाँ पर कर लिया। और पहले से आप फ़ोटो खींचकर उसको PDF बना कर रखिए शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट का। यहाँ पर चूज फाइल करके आपको इसको फाइल ऐसे टच करिएगा तो फाइल आ जाएगा। देखिए मेरा कैसा आ रहा फाइल, इस पर टच करेंगे तो फाइल खुल जाएगा आपका, जहाँ रहेगा वहाँ से यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। इसके लिए आप अपने मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी कराकर उसको अटेस्टेड करा लीजिए, अपना एओम से या डीओम से किसी से भी कराकर रखिए। डिस्पेंसरी से, डॉक्टर से भी करा सकते हैं। और उसको फ़ोटो खींचकर उसका रखिए, PDF बनाकर यहाँ पर चूज फाइल करके उसको अपलोड करना है। यहाँ पर आप चूज फाइल करके उसको अपलोड करना है मार्कशीट को। आगे देख लेते हैं। लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जैसे हुआ रहेगा, पॉइंट्समैन है तो उसको भी यहाँ पर फ़ोटो खींच कर रखिए, PDF बनाकर उसको भी यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार आपका अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आइए देखिए लास्ट वाला, सेलेक्ट होदर एनी DR विजिलेंस, या कोई आपको केस चल रहा है क्या, आपको DR चल रहा है तो भर नहीं सकते हैं। यहाँ पर नो कर देंगे, फॉर्म भर दिया। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पर सेव है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट कर देंगे तो आपका ड्राफ्ट जितने आपने जो किया है भरा है वो सेव हो जाएगा। फिर वो पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा, जो भरा है आपने। नीचे में आएगा सबमिट फॉर्म, आप उसको सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा कि फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार DRM ऑफिस से जाकर पता कर लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। हालांकि सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आता है फॉर्म सबमिट का, और आप ई-कार्मिंग में जाकर हिस्ट्री में देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। हिस्ट्री में चेक करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। तो साथियों, ये रहा मेरे हिसाब से, मुझे जितना जानकारी था मैंने आपको फॉर्म भरने को सिखाया। मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर आप कॉल कर सकते हैं तथा कुछ पूछ सकते हैं। मुझे जितना आता होगा मैं आपको बताने का कष्ट करूंगा, आपका सहयोग करूंगा। साथियों, आइए जान लेते हैं कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रैंकर कोटा में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अपने समझ से, मैं अपने जानकारी के अनुसार आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए। इसमें देखिए, मैथ में अगर देखते हैं हम तो मैथ में बॉडमास रूल, जिसको सिंप्लीफिकेशन भी है जिसमें कहते हैं, जिसको वह पूछेगा आपको, प्राय पूछता है। उसके बाद है आपको परसेंटेज, प्रतिशतता या प्रतिशत समझ हिंदी में बोलते हैं,
तीसरे नंबर पर प्रॉफिट और लॉस, इसको लाभ और हानि बोलते हैं। आपको वाणिज्यिक मैथ जरूर पूछेगा, यहाँ पर पूछता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन पूछेगा आपको, फ्रैक्शन जैसे 1/2 + 1/5, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, आप पूछ सकता है। तो ये रहेगा फ्रैक्शन। उसके बाद रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है, तो 10 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जितना भी वाणिज्यिक मैथ है उसको आप तैयारी कर लीजिए, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बॉडमास रूल का भी तैयारी कर लीजिए। प्रतिशत से बराबर क्वेश्चन पूछता है, उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए इसी सभी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ मैं। आगे देख लेते हैं। दूसरा है ग्रामर। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में मेरे हिसाब से क्या क्या पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा आपको, ए एंड दी का तैयारी कर लीजिए। प्रीपोजिशन में जैसे प्रीपोजिशन है, एट है, ऑन है, एबव है, ओवर है, बिटवीन है, अमोंग है, इन है, इनटू है, इसका आप तैयारी कर लीजिए कहाँ कहाँ इसको लगाया जाता है। उसके बाद रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्लोली, स्लोली क्या है, या क्रिया का, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो स्लोली, स्लोली एडवर्ब है। तो समय रहा तो मैं आपको इंग्लिश भी पूरा पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है 4 नंबर पर, इसको बोलते हैं विशेषण। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विश्लेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम लंबा है तो लंबा शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है। टॉल शब्द एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन, राम जो नाउन है उसका विशेषता बता रहा है, इसलिए टॉल शब्द जो है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपको पूछ सकता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन में जब ऐसा वर्ड जो 2 सेंटेंस या 2 प्रोवर्ब्स को जोड़ता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे बट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड है, ये सब कंजंक्शन है, तो यह पूछ सकता है। उसके बाद है 6 नंबर पर इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होता है समानार्थक शब्द, और एंटोनिम्स का होता है मतलब विपरीतार्थक शब्द। यह जरूर पूछता ही है, पूछेगा ही, इसको अच्छी तरह तैयारी कर लेना है। उसके बाद है 7 नंबर में यहाँ पर प्रोवर्ब्स, मुहावरा जिसे हिंदी में बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर पूछ सकता है। उसके बाद 8 नंबर पर है स्पेलिंग मिस्टेक। ये बहुत पूछता है। यह एक शब्द का, एक वर्ड का स्पेलिंग पूछता है कि कौन सा इसका सही स्पेलिंग होगा, तो आपको 4 विकल्प में से एक खोजना रहेगा। उसके बाद यह भी पूछ सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे वह व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। पॉजिटिव सोचने वाले को वह व्यक्ति, दैट पर्सन हु थिंक पॉजिटिव, जिसके लिए वर्ड आता है ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट क्या हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यह क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आगे देख लेते हैं हिंदी में। मेरे हिसाब से हिंदी में थोड़ा डाउटफुल है कि हिंदी में क्या पूछेगा। राजभाषा नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर दोनों तैयारी कर लेंगे। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण का, तो इसमें आपको संधि पूछेगा, समाज पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, क्रिया पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, लोकोक्ति पूछेगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ सकता है। समानार्थक शब्द पूछेगा, विपरीतार्थक शब्द, इतना पूछेगा। और राजभाषा की बात करें, अगर राजभाषा पूछता है तो आप राजभाषा भी तैयारी कर लीजिए। 1963 का अधिनियम, 1976 का नियम, और भारत पूरे देश को कितने राजभाषा क्षेत्र में बांटा गया, 3-4 क्वेश्चन जो लॉन्ग है उसको पढ़ लीजिए, उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप राजभाषा भी तैयारी कर लीजिए, और हिंदी का भी कुछ टॉपिक में जो लिखा रहा हूँ उसको भी तैयारी कर लीजिए, कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या पूछेगा हिंदी में।
दूसरा देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। जीके एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेस्टर्न रेलवे, ये सिलेबस में है। तो इसमें आपको तैयारी करना है नेम एंड राइटर ऑफ द बुक, नेम एंड राइटर ऑफ द बुक। जीके वगैरह में राइटर, किताब के राइटर का पूछता है, राज्य राजधानी पूछता है, उसे याद कर लीजिए, राज्य की राजधानी। नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है, ये पूछता है बराबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है। नेम ऑफ द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, ये भी पूछ सकता है। नेम ऑफ द जीएम ऑफ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के जीएम का क्या नाम है। नेम ऑफ द डीआरएम ऑफ बीसीटी डिवीजन के डीआरएम का क्या नाम है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन हैं, उनका क्या क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेम ऑफ द डिवीजन ऑफ रेलवे हो ही गया, कौन कौन सा डिवीजन, अपना 6 डिवीजन का। लोडिंग पॉइंट्स ऑफ गुड्स इन बीसीटी डिवीजन में कहाँ कहाँ लोडिंग पॉइंट्स है, जैसे अपना जोगेश्वरी 80 हो गया, वहाँ पर अनलोडिंग होती है, बल्कि कहीं कहीं लोडिंग होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। थर्मल प्लांट इन बीसीटी, पहले 1-2 बार एग्जाम में पूछा है कि मुंबई डीजल में कहाँ कहाँ थर्मल प्लांट है, जैसे दहानू में है, उकाई सोनगढ़ में है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जीके का कोई लिमिट नहीं है, आप करंट अफेयर्स भी देख लीजिए, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। यूक्रेन में जो लड़ाई लगी है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है उनके राष्ट्रपति का नाम, ये भी नोट कर लीजिए आप। रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है, जैसा कि आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन नाम है। नेटो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको याद कर लीजिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, तो आप इसको लिख लीजिए। और नेटो के महासचिव कौन है, इसको आप सर्च करके, या मैं बता दूंगा, इसको भी लिख लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। उसके बाद आपको एब्रीविएशन पूछ सकता है रेलवे से रिलेटेड, चाहे या स्टेशन का एब्रीविएशन, शॉर्ट एब्रीविएशन पूछ सकता है। नेम ऑफ सीआरबी का क्या नाम है, ये पूछ सकता है। स्टेशन कोड पूछ सकता है। तो जीके में, और जीके का कोई लिमिट नहीं है, आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, इसके लिए लूसेंट से अच्छा तैयारी कर लीजिए पढ़कर। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमनिटीज, पहले तो ध्यान देने की बात है कि यह ओल्ड सिलेबस है, पहले जब रिटन एग्ज़ाम होते थे कागज़ और पेन से, वही सिलेबस है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या वो टॉपिक रहेगा, कम से कम उसको निकाल दिया गया रहता तो अच्छा था, उसको डालकर रखा हुआ है। आगे लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमनिटीज, यह क्वेश्चन फुल पूछता था पहले रिटन एग्जामिनेशन में, जिसमें हम जवाब लिखवाते थे कि स्टेशन पर क्या यात्री सुविधाएं मिलती है और चलती ट्रेन में क्या यात्री सुविधाएं मिलती है। जैसे स्टेशन पर पंखा है, ट्यूबलाइट है, बैठने के बेंच है, टॉयलेट है, एस्केलेटर है, ये स्टेशन पर सुविधाएं मिलती थी। चलती ट्रेन में जैसे बेडरोल है, पेंट्री कार है, ये सब सुविधाएं चलती ट्रेन में मिलती थी। तो यह फुल क्वेश्चन लिखने के लिए पूछता था, लेकिन ये अभी टॉपिक रखा है ऑब्जेक्टिव में, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी के पास पेपर हो इस टाइप का तो मेरे को भेजने का कष्ट करें। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 8850340814, ताकि मैं आपको पूरा पेपर समझा सकूं, पैटर्न को समझा दूंगा। अगर किसी के पास हो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर तो मुझे ज़रूर भेजिए, मैं उसको समझा दूंगा कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है प्रश्न। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि इसमें एमनिटीज में यह पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस कितना है, क्लॉक रूम का चार्जेस क्या है, ड्रामेट्री का चार्जेस क्या है, चाहे और एमनिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके मन में, तो उसको भी तैयारी आप कर लीजिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछेगा, सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे पहली ट्रेन कहाँ चली और किसके किस में बीच में चली, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में कब चली, कहाँ से कहाँ चली, ये भी याद कर लीजिए। व्हेन लेडीज ट्रेन स्टार्टेड, लेडी ट्रेन पहले सबसे किस रेलवे में चली, कब चली, ये भी याद करिए। गेज ऑफ रेलवे, जैसे मीटर गेज का लेंथ चौड़ाई कितनी होती है, ब्रॉड गेज का कितनी होती है, नैरो गेज का, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मीटर में भी याद कर लीजिए और फीट में भी पूछता है, तो ध्यान रखिए, दोनों में याद कीजिए इसको। और दिया है वो ऐसा लिखा है, मैटर इमीडिएटली पर्टेनिंग टू द रेलवेज, मतलब ऐसी विषय वस्तु जिस पर रेलवे को तत्काल ध्यान देना चाहिए, तो उससे संबंधित भी रिटन में क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अभी इसको ऑब्जेक्टिव में करके रखा है तो बोला नहीं जा सकता क्या क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि यात्री शिकायत का निपटारा, जैसे यात्री का शिकायत कोई करता है तो कितने दिन में निपटारा होना चाहिए, एमपी कोई शिकायत करता है तो कितने दिन में निपटारा होना चाहिए,
इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, दुर्घटना से संबंधित कुछ पूछ सकता है, क्योंकि उस पर भी इमीडिएट ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के चीज़ आपको पूछ सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर पर बने रहिए। मैं धीरे धीरे आपको इस सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा इस पर वीडियो बनाकर आपको पढ़ाऊँगा। तो मुझे आशा है कि इतना लंबा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, फिर भी आपके काम का चीज़ है तो आप इतना लंबा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने रेलवे कर्मचारी या अपने रेलवे दोस्तों से भी मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कराइए। मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हो सकता है मेरे से कुछ इसमें और भी अच्छा हो सकता था, तो आप मेरे को सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं रेलवे से संबंधित नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, तथा आप अच्छी से तैयारी करते रहिए। मैं चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो देखे सभी का इसमें अवसर सिलेक्शन हो जाए, ताकि मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।